हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका 10/6/2024 को जो एग्जाम हुआ था वार्डन का, उसकी आपकी आंसर की आ चुकी है। वार्डन का जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की आपकी आ चुकी है 5/7/2024 को ही, मतलब आज की डेट में ही। अभी दो ढाई घंटे ही हुए हैं इस आंसर की को आए हुए। ठीक है, तो इसकी जो पहली शिफ्ट थी वो आपकी थी 10/6/2024 को। उसी का जो मैथ का सेक्शन है उसी का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे अभी डील करेंगे, मतलब देखेंगे कैसा आया था कैसा नहीं आया था। और बाकी धीरे धीरे मेरे हिसाब से इसकी 20-25 शिफ्टें हैं, तो 20 से 25 शिफ्टें हैं, ये आपकी धीरे धीरे करके इसी मंथ में यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे, लेकिन उसको 1-2 दिन लगेगा अभी। ठीक है, 1 से 2 दिन मान के चलो कि वो पीडीएफ मेरे को मिल पाएगी। जो संदीप खरपड़ सर के चैनल पे अगर आप ज्वाइन हैं तो आप उस चैनल से भी ले सकते हैं, कहीं अदर सोर्सेज से आपको मिलती है आप वहां से भी ले सकते हैं, जहां से भी अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 37 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, जैसे कि हमको पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए लगभग उसी तरीके से हम यहाँ पे इस पेपर को डील करेंगे। कोई बेसिक से क्लास होगी नहीं। ठीक है, बेसिक से कोई क्लास नहीं होगी। जिस तरीके से एग्जाम में ट्रीट करा जाता है क्वेश्चंस को, उसी वे में हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा पहली लाइन में 37 लोगों की जो एवरेज एज है तो वो हमारी 28 है। ठीक है, 17 साल का एक व्यक्ति छोड़कर चला गया और एक नया व्यक्ति आ गया। 17 वर्ष का एक लड़का छोड़कर गया और एक नया लड़का ग्रुप में शामिल हो गया, यानी कि जो एक गया था तो एक वापस आ गया, तो क्वांटिटी तो 37 की 37 ही रही, लेकिन एवरेज क्या हुआ, एवरेज प्लस 1 हो गया। कब हो गया, जब 17 साल का लड़का छोड़ के गया। 17 साल का लड़का छोड़ के गया का ये मतलब है, और एक साल बढ़ भी रहा है, यानी कि नया व्यक्ति जो है वो 17 प्लस का आया होगा, 17 साल से ज्यादा का आया होगा। बस यही निकालना है कि वो 17 साल से कितने ज्यादा का आया होगा। जब 17 साल का व्यक्ति गया तब जो एवरेज एज थी 28 थी, अब जो है 29 हो गई, एक बढ़ गई। यानी कि हर एक बंदे पे उसने एक साल एज बढ़ा दी। यानी कि टोटल पे मैं बात करूं तो टोटल पे उसने 37 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 37 ईयर बढ़ा दिए। 37 ईयर बढ़ा दी, यानी कि 17 साल से 37 साल ज्यादा आना चाहिए। 17 साल से 37 साल ज्यादा का आना चाहिए, यानी कि जो नया बंदा है वो कितने का होगा, 37 प्लस में 17 इज इक्वल टू 54 ईयर्स। हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमपी की बात कर रहा है। क्रय मूल्य से तुलना करा रहा, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि अगर सीपी 100 है तो उसने जो एमपी रजिस्टर्ड करा है वो 130 करा है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वो इतने रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है भैया जी, 2756 में। कब बेचता है, जब डिस्काउंट देता है 20% का। अगर मैं डिस्काउंट निकालू तो डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। अगर मैं एमपी पे डिस्काउंट निकालूंगा, मैं आपको छोटा सा एक बार करके दिखा देता हूँ। वैसे 13 दूनी 26 आएगा, तो 26 का डिस्काउंट होगा, 26 का डिस्काउंट होगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 130 माइनस में 26, यानी कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 104। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे को 104 की वैल्यू दी है 2756 और मेरे से 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कर लेते हैं भैया। मेरे को 104 की वैल्यू दी हुई है 2756 और मेरे से 100 की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी, तो 2756 अपॉन में 104 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काट लेते हैं, 4 से कितनी बार कटेगा, इसको काट लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 3 4 ठे 32, 3 और 4 निम 36। 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, 2 से और कट जाएगा, 2 से इसे काट देते हैं 50 और ये आ जाएगा 13। 13 से इसे काट देते हैं, क्योंकि जो आपके जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं है तो पूरे पूरे कट रहे होंगे। 13 से यही कट सकता है। 13 पंजे 65, यहाँ लिख लेते हैं 13 पंजे 65, बच गया कितना 3 और 13 3 39। 13 पंजे 65 और 13 3 39, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 53 मल्टीप्लाई में 50। 53 मल्टीप्लाई में 50 बनेंगे हमारे 55 25 और 5 यानी कि 2650 रुपीज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। एक विद्यालय में 77 विद्यार्थियों का औसत भार 47 है। 77 का मेरे को एवरेज दिया हुआ है 47
7 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने बोला लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 29 किलोग्राम। मेरे को सभी का औसत भार दिया हुआ है यहाँ पे, और मेरे को अलग से लड़कों का दिया हुआ है, मेरे को अलग से लड़कियों का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। मैंने लिख दिया भैया जो बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 50 kg है, 29 kg है, और सभी का जो एवरेज है वो 47 है। अगर मैं वेट पे एलिगेशन लगा रहा हूं तो मेरी क्वांटिटी निकल के आएगी, क्वांटिटी पे लगाता तो मेरा वेट का रेशो निकल के आता। 29 से इधर को करेंगे तो ये आएगा हमारा 18, और 50 से करेंगे ये आएगा हमारा 6, यानी कि हमारा जो रेशो है क्वांटिटी का वो आ जाएगा हमारा 36-18, 3:1। ठीक है, 3:1, 36-18। एक सेकेंड, सही दोबारा, 47 पे 3, सॉरी 3 आएगा, ये 6 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। और ठीक, तो ये आएगा हमारा 3, तो 3×6 18, और 6 और 3 का 1 यानी कि 7 आ गई। हमारे हिसाब से जो 7 की वैल्यू है, इसने मेरे को टोटल क्वांटिटी दी है 77 विद्यार्थी, इसके हिसाब से 77 है। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 11। अगर एक की वैल्यू 11 हो गई, एक की वैल्यू अगर 11 हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई में 6, 66 बॉयज है, और 11 एकम 11 गर्ल्स है। ठीक है, उसने बोला लड़कों के कुल भार और लड़कियों के कुल भार का औसत बताओ। भाई 66 बॉयज हैं, एवरेज वेट 50 है, तो टोटल ऑफ बॉयज मैं बोल सकता हूँ कि 66 बॉयज हैं और एवरेज वेट 50 है, तो टोटल ये हो गया। और टोटल गर्ल्स मैं बोल सकता हूँ कि 11 गर्ल्स हैं और एवरेज वेट जो है वो 29 है। 11 मल्टीप्लाई में 29, एवरेज वेट ये हो गया। बस इसका रेशो पूछा है, जो कट सकता है उसे काट देते हैं। 11 66 और 6×5 30, यानी कि 300 रेशो में 29 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। एक निश्चित राशि, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा ही लेते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्षों के अंत में 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4485 रुपए प्राप्त करती है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है मेरे को 4485, मेरे को टाइम दिया हुआ है 2 साल, मेरे को इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, रेट परसेंटेज दिया हुआ है 30%। तो मैं क्या सीधा सीधा ए और बी वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ? भाई मेरे को सिंपल सी परसेंट दी हुई है, A/B/100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बहुत जगह यूज करते हैं, इसमें टिका देते हैं क्योंकि 2 साल दिया हुआ है, सिंपल सा इंटरेस्ट का रेट है, हमारा आराम से निकल के आ जाएगा। अगर मैं ए और बी की जगह 30 और 30 डालता हूं तो मेरे को यहाँ से 60 मिलता है, और यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 900 से 100 को काटेंगे तो हमारे यहाँ से 9 मिलता है, यानी कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? उसको टोटल इंटरेस्ट 69% मिल जाएगा। ठीक है, 69% मिल जाएगा मेरे को। वही इंटरेस्ट जो है वो रुपए में उसने 69% की वैल्यू जो है इसके हिसाब से 4485 है। मेरे से राशि यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। 4485 बटे में 69 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अपने आप में राशि जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, 69 से इसे काटेंगे, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 9 पंजे 45, क्योंकि जो आंसर्स है हमारे वो फ्रैक्शंस में नहीं है तो ये पूरे पे कटेगा। और 9 सत्ते 56 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, और 9 अट्ठे 72 होता है, तो 65 वाला ही आंसर होगा हमारा। तो ये हमारा 6500 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है नीचे तालिका है, 5 छात्र हैं और P द्वारा प्राप्त अंक और Q द्वारा प्राप्त अंक, P द्वारा प्राप्त अंक 600, Q द्वारा प्राप्त अंक 400 का रेशो पूछा है। अब इसमें तो मेरे को कोई कराने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आंखों देखा सवाल है। ठीक है, तो काट देंगे तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा? 3:2, 2 से कटेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद भी ये क्वेश्चन भी आपका सिमिलर पिछले वाले की तरह बिल्कुल सिंपल सा है, इसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, 4420 रुपए को P तथा Q के मध्य विभाजित किया गया है। वह अपने हिस्से के 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। P और Q 2 भागों में विभाजित किया गया है।
वह अपने हिस्से को 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करता है। यदि 8 वर्ष के अंत में पी यानी कि दोनों हिस्से 10% की दर से दिए गए, वरना एक अलग परसेंटेज आपको दी हुई होती। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज में बदल है, ठीक है। 8 वर्ष के अंत में पी का हिस्सा और 10 वर्ष के अंत में क्यू का हिस्सा बराबर है। भाई मेरे को एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं P मल्टीप्लाई 10 और Q मल्टीप्लाई बाई 8 करके मैं यहां से निकाल देता, लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, हमने बोला ये 10 साल का है, वो है क्या है, ये 10 साल का हमारा टाइम पीरियड है और ये हमारा 8 साल का टाइम पीरियड है। तो मैं बोलूंगा 10 और 8 में कितने साल का अंतर है, 2 ईयर का। तो मैं परसेंटेज को उठा लूंगा, 10% है, 10% कितना होता है हमारा 11/10, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो ये 121 और ये 100, ठीक है। तो मेरी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि P की वैल्यू 121 आएगी, Q की वैल्यू 100 आएगी। देखो वैसे तो ये आप फॉर्मूले में रखोगे उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, 2-4 बार करोगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये 8 साल में ज्यादा हो रहा है और ये 10 साल में पूरा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा, यानी कि इसकी सीधी सीधी बात है कि इसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा, इसका प्रिंसिपल कम होगा, तभी तो इसे 1-2 साल ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। P और Q की वैल्यू हमारी 121 और 100 आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे से पूछा है कि P का हिस्सा 2420 है, इतने रुपए ब्याज मिलता है। भाई 4420 रुपए ब्याज मिला, मेरे हिसाब से कितना मिला टोटल, मेरे हिसाब से 221 मिला। 221 से डिवाइड कर दो और आपका P की वैल्यू बोली इसने 2420, P से मल्टीप्लाई कर दो 121। मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पहली स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। एक वर्ष के अंत में Q का हिस्सा 2420 है, मैंने P का निकाल लिया है और टोटल मेरे पास 4420 है, तो मैं इसमें से ये माइनस कर सकता हूँ 2420। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा कौन सा कथन सही है, तो ये आंसर गलत टिक करा हुआ है इन्होंने। एक सेकंड रुक जाओ, 200 221 420 और 12 दूनी 24 2420, तो इन्होंने आंसर गलत टिक करा हुआ है। इसका जो आएगा क्यू का हिस्सा जो आएगा वो आएगा हमारा 2000, को क्यू का हिस्सा 2000 आएगा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो स्टेटमेंट है तो केवल एक सही होगी, ठीक है, ये वाला आंसर सही होना चाहिए था, इन्होंने मार्क कर रखा है, तो ये तो चैलेंज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी एक बार आप और कंफर्म कर लेना, मैं अपनी तरफ से कंफर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। 1/a प्लस में 1/a प्लस में 1/a प्लस में 1/a इज इक्वल टू 48। ए का मान याद करो, सिंपल सा प्लस का क्वेश्चन है, बेस जो है वो बराबर है, तो मैं ऊपर वालों को जोड़ देता हूँ, 4 अपॉन में a इज इक्वल टू 48, और 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा 1/में a इज इक्वल टू कितने के 12 के, और मेरे से a की वैल्यू पूछी है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये आ गया a इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 12/में 1 होगा तो 1/12, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका बार का क्वेश्चन। बार वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, डीएसएसबी के तो वैसे ही फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, हर सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। 8.642 है, ये तो सिंपल सा है, वैसे इसके ऊपर बार है तो इसको अलग लिख लेता हूँ, इसको अलग लिख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 8 प्लस में 642, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 999 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐसे दिया हुआ है तो मैं एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 9 8 72 का 2 7 हासिल, 9 8 72 69 का 9 7 हासिल, 9 8 72 और 7992 प्लस में 642 अपॉन में 999 जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 8634 अपॉन में 999, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्यू द्वारा बेचे, हाँ ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है और ठीक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जैसा दिख रहा है अभी तक। क्यू द्वारा बेचे गए स्कूटर ए और बी की औसत संख्या, क्यू द्वारा बेचे गए स्कूटरों में ए और बी की औसत संख्या, ए मेरे को दिख रहा है यहाँ पे क्यू द्वारा, क्यू है गोला,
यानी कि 160 की बात कर रहा है, मैं 160 लिख लेता हूं। और बी की बात कर रहा है तो बी दिख रहा है मेरे को 180। टोटल संख्या, औसत संख्या की बात करिए तो टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 6 14 का 4, एक हासिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, ठीक है, 170 आ गया एवरेज। पी द्वारा बेचे गए सी और डी की औसत संख्या, पी यानी कि ये जो क्यूब है, पी द्वारा सी और डी, सी कितना बेचा गया क्यूब द्वारा 120 और डी कितना बेचा गया 110। तो अगर मैं इनके एवरेज की वैसी बात कर लूं तो 115 आ जाएगा, ठीक है, यहां से भी ऐसे निकाल सकते थे 180 160, तो बीच का आएगा 170, ऐसे 110 और 120 इसके बीच का कितना आएगा 115, ठीक है। तो मेरे से पूछा है कि औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, पी की औसत संख्या का क्यू कितना प्रतिशत है, यानी कि 170, ये 170 115 का कितना प्रतिशत है। काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये कितना आ गया हमारा 3400 अपॉन में 23। फ्रैक्शंस थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो अप्रोक्सीमेशन का काम ले लेंगे। 23 से कम 23, कितना बच गया 1 1 0, और 23 पंजे 5 दूनी 10 5 तिया 15 ज्यादा हो जाएगा तो लगभग 23 चौक पे मानी जाएगी। अब सेकंड वाली आते ही हमको यहाँ पे दिख गया कि सेकंड वाला तो हमारा सिर्फ यही आंसर है कि 147.83 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है, अगर आप थोड़े से डिजिटल सम हुआ है, अप्रोक्सीमेशन हुआ है, इनका ध्यान रखते हो अपने पेपर में तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो, 24 में तो ये आया नहीं अभी तक। पढ़ लेना, ठीक है। यदि a 3 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, ठीक है, b 3 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है, तो b माइनस ए याद करो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला a 3 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की है वो 100 है, यानी कि 100 से तो बड़ी होगी। अब मैं निकालूंगा कैसे, मैं बोलूंगा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, यानी कि 6 से कटनी चाहिए, क्योंकि दोनों अपने आपस में को प्राइम नंबर है, आपस में नहीं कटते हैं, तो इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। तो अगर मैं एलसीएम से इसको डिवाइड करूं, 6 कम 6 और 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 सत्ते बेल, जितने से पूरा कट रहा, पूरे से थोड़ा सा ज्यादा लेना है हमें, ठीक है। तो हमें 42 चाहिए, हमारे पास 40 है, तो हम 2 का जो अंतर है इसमें जोड़ देंगे, तो ये जो 100 प्लस में 2 है, ये सबसे छोटी संख्या है जो 3 और 2 से कटेगी। अब 3 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 और 2 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 999 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी होगी देख लेते हैं, एलसीएम से डिवाइड करते हैं इसको भी, 6 कम 6, 3 9 6 छिंग 36, 3 9 6 छिंग 36, 3 9 सॉरी 6, तो 3, अगर मैं 999 में से 3 माइनस कर दूं, यानी कि 996 जो है ये संख्या हमारी 3 और 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी ए की, ये वैल्यू किसकी आई हमारी बी की, बी की आई है, ठीक है। अब मेरे को बी और बी माइनस ए पूछा है, बी माइनस ए कितना हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए हो जाएगा हमारा 996 माइनस में 102, यानी कि 4 9 और 8, 894 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा भी आता है, 13-17 पूछ लिया आपसे, 13-17 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको इसी तरीके से फ्रेम करके इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 3 और 2 छोटा लगता है इस तरीके के लिए, लेकिन ये तरीका सब तरीके उसमें चलेगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख में 6 विभिन्न स्कूलों के छात्रों को दर्शाया गया है, छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इसने बोला है कि L में छात्रों की संख्या N में छात्रों की संख्या का अनुपात, सिंपल सा क्वेश्चन है, L और N पूछा है, यही काट देता हूं ना, ये 3 हो जाएगा
और ये 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3:1 जो है हमारा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, 4 क्वेश्चन तो ऐसे देख लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि पूरा पूरा यहीं कट रहा है, ठीक है, इसको तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं सीधा लिखूंगा 0.3216। आपको पेन विजिबल है या नहीं एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और 0.16, अब मैं इनके जब पॉइंट काटता हूं तो ये 4 अंक है, ये 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब काट लेते हैं इसको, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 201 अपॉन में 100, और पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद, यानी कि 2.01 हमारा जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, है ना, देख सकते हैं 15 और 8, ठीक है। ये भी आपस में को प्राइम है तो इनका भी जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल ही होगा। 15 8 120 में को सीधा सीधा दिखाई देगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 15 और 8 से कटेगी अपने आप में 120 हो जाएगी, ठीक है। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। और 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, मैं 120 का पहाड़ ही पढ़ लेता हूँ। 12 अट्ठे 96, 12 निम्बा 108, यानी कि 1080 हो जाएगी। तो 960 जो होगी वो संख्या होगी जो 3 अंकों की 15 और 8 दोनों से कट जाएगी। मेरे को बी माइनस ए पूछा है, तरीका मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया। इसमें मैं बोल देता हूँ ये ए है ये बी है, तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा 0 4 8 840 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है, ठीक है, एक नया छात्र है जिसका भार 50 किलोग्राम है, 44 बच्चों की कक्षा में शामिल होता है, यानी कि अब जो छात्र हो गए वो 45 हो गए, ठीक है। पहले केस में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक छात्र गया एक छात्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ठीक है। अब ये 44 छात्र थे, उसमें एक नया छात्र शामिल हो गया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ पहले 44 थे अब 45 है। कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम का कमी आ गई। मैंने बोला भाई 44 थे, मेरे को तो नहीं पता एवरेज, तो मैंने बोला x थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x -1 हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक बंदा हुआ है कितने किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा अगर इक्वेशन बना के लिखूं तो मैं ये बोलूंगा कि 44x एवरेज मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी टोटल वेट आ गया, ठीक है। इनका टोटल वेट मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। टोटल वेट जो है वो कितना आ गया 44x, और इसका टोटल वेट कितना आ गया 45x माइनस में 45। तो मैं सीधा सीधा यहां लिख लेता हूं कि अगर मैं 44x में एक 50 किलोग्राम का बंदा जोड़ दूं तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 45x माइनस में 45 के। 44x इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 95। x हमारा 95 आ गया। उसने बोला नया औसत वेतन कितना होगा। पहला वेतन जो औसत भार था वो तो 1 किलोग्राम ज्यादा था ना, x अगर 95 है तो x -1 कितना आ जाएगा 94 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लोज हो गया, ओ सॉरी 15 आपका क्लोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। एक विद्यालय की 3 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में क्रम से 12 70 और 72 विद्यार्थी हैं। कितने, 12 70 और 42। विद्यालय प्रत्येक कक्षा को समूह में विभाजित करना चाहता है ताकि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। छात्रों की संख्या समान होते ही देखते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे को इसका एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ तो मेरे को इसका निकालना ही पड़ेगा, तभी वो लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है, जो तीनों को काट सकेगा, ठीक है। कोई भी छात्र ना बचे, अगर छात्र बचता तो फिर भी सोचने वाली बात थी, लेकिन अब तो सीधा एचसीएफ हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अधिकतम कितने छात्र रख सकते हैं, जो हमारा एलसीएम एचसीएफ आएगा वही हमारे छात्र होंगे। मैंने बोला 12 72 और 42 में अगर मैं 12 और 42 को देखूं तो 30 अंतर आता है, या तो ये होगा या तो इसका फैक्टर होगा कोई। अगर मैं इसके फैक्टर को भी देखूं तो इसका फैक्टर बनता है 15 और यहां बनता है 2, 15 के भी फैक्टर आगे बनते हैं 5 और 3। मैंने बोला ये जो 70 है ये 5 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा,
मैंने बोला है जो 12 है वो 3 से कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा, लेकिन इस 2 से तो सब कट रहे हैं, इससे 12 भी कट रहा है, इससे 70 भी कट रहा है, इससे 42 भी कट रहा है। तो यही दो हमारा एचसीएफ हो जाएगा और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित नहीं होती? तो मैं इसके लिए निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं मैं कि 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। भाई मैंने बोला 100 तक अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, और 7 चौक 28, यानी कि 14 संख्याएं ऐसी होंगी, 14 नंबर्स ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो बाकी बचे हुए नहीं होंगे, तो 100 में से 14 माइनस कर देते हैं, 86 हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारा बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप जो भी देख रहा है एक बार अगर उसे अटेम्प्ट करेगा तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और जिसका आंसर ठीक होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुलेगा, फिर ये डिवाइड, पहले डिवाइड खुलेगा ब्रैकेट के अंदर का, फिर ब्रैकेट खुलेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर 19467.20 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? राशि हो जाती है। ठीक है, ये ब्याज नहीं है, ये राशि है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, नॉट प्रिंसिपल। और अमाउंट हमारा क्या होता है? राशि हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, 15% और 3 वर्षों के लिए। मैंने बोला देखो 15% तो ठीक है, अगर 2 वर्ष तक होता तो मैं a प्लस बी और a मल्टीप्लाई बी बाई 100 वाले फॉर्मूले पे चला जाता, इजी पीजी हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब इस केस में नहीं हो, क्योंकि 3 साल है, थोड़ी सी हमारी पॉइंट्स की कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। तो मैं बोला इसे दूसरे वाले तरीके से कर लेता हूँ कि हर साल क्या हो रहा है कि 100 की चीज 115 हो रही है, फिर जो अगले साल 100 होगा फिर वो 115 हो जाएगा, फिर 100 होगा वो 115 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, मैं 3 साल लिख लेता हूँ, ये सब आपस में रेशो में। ठीक है, अब मैं अगर इनके आमने सामने इनको काटना स्टार्ट करूं तो ये 25 चौका 100 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसमें से और काट दूंगा तो 5 20 और ये फिर 23 आ गया। अगर मैं देखूं तो ये मेरी 8000 की जो चीज थी 3 साल में क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वायर कितना होता है? नो आइडिया, ऑन ए सीरियस नोट, इतनी अच्छी स्क्वायर की कैलकुलेशन है नहीं। 3 तिया 9, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, और 529 के का 23 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 तिया 27 का 7, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 और 5 तिया 15, और ये आएगा 9 दूनी 18 का 8 लगा 1 हासिल, 2 दूनी सॉरी हाँ 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 7 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 10 और 11 का 1 लगा 1 हासिल, 2 12167 12167। ठीक है, 8000 रुपए की जो चीज है वो अमाउंट में चेंज हो जाती है 12167, यानी कि मेरे को 12167 की, क्योंकि इसने मेरे को अमाउंट दिया हुआ है, राशि दी हुई है, तो ये सिंपल यही कह रहा है कि 12167 की जो वैल्यू है वो मेरी 19467.20 है। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है? मेरे से 8000 की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे आते ही ना एक बार ऑप्शंस पे ध्यान देता हूँ कि ना तो मेरे को क्वेश्चन में लगभग बोला है और ना ही मेरा जो ऑप्शन है वो कोई पॉइंट्स मारा है, तो जाहिर सी बात है ये जो संख्या है इसको पूरी तरीके से काट देगी, 8 तो नहीं कटने वाला इससे, क्योंकि इसमें 2 का कोई पार्ट नहीं है, 5 का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, 5 का होता तो इकाई का अंक 5 होता, और 2 का होता तो इकाई का अंक जो होता वो 2 के मल्टीपल में होता, तो ना तो 5 है ना तो इसमें 2 है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो भैया ये तो सिंपल सिंपल पूरा पूरा कटेगा, तो मैं काट लेता हूं, तो ये आएगा 12 एकम 12, कितना बच जाएगा? जितना ही बच जाएगा इस पॉइंट को हटा लेते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को भी लगा रहने देते हैं। लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो 7 छिंग 42 बोल सकता हूँ मैं इसे डायरेक्ट, 6 पे पूरा 2 आएगा लास्ट में, वो कट भी सकता है, तो मैं ये बोलूंगा 16 1.6 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10, क्योंकि ये पॉइंट है,
और मल्टीप्लाई बाई 8000 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगी, 8 8 64 दूनी 128 और 00 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को आगे की तरफ चलाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। रोहित 1300 रुपए में गेंद खरीदता है। ठीक है, रोहित ग्राहक को इस गेंद को 25% और 20% की 2 क्रमिक छूट के साथ देता है। मतलब रोहित ने 1300 रुपए की गेंद खरीदी, सीपी उसका 1300 हो गया। अब वो क्या कर रहा है, उसने क्या काम करा 7/5/2024 10:28 AM। पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कोड क्या। ठीक है, रोहित ग्राहक को इस गेंद को 25% और 20% की कमी के साथ बेच देता है। 25% की कमी यानी कि 1/4, कमी हो रही है यानी कि 3/4। इसको मैं बोलूंगा 1/5, कमी हो रही है तो 4/5, यानी कि 1300 रुपए की जो चीज है वो 3/4 हो जाती है, फिर वो 4/5 हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 6 18, 6 कम 6 यानी कि 780 रुपीज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका वर्डन का फर्स्ट पार्ट 10/6/2024 का कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगले पार्ट के लिए हम आपसे कल मिलेंगे और बाकी अभी के लिए अलविदा कहते हैं। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप लोगों की मर्जी।